लैब नंबर 6 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक नेम इज ENIC, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपसे अगर इंटरव्यू में कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे करता है कि हाउ वी कैन टेक मोर देन वन NIC कार्ड ऑन माई EC2 सर्वर इन AWS, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन सबको क्लियर है? बाय डिफॉल्ट अभी तक हम लोग करते क्या है, AWS वाले हमसे बोलते हैं कि जब भी आप एक सर्वर प्रोविजन करते हैं, चाहे ये विंडोज का मशीन है, चाहे लिनक्स का है, चाहे आपका सेंटोस का है, फेडोरा का है, मैं आपको बाय डिफॉल्ट इसमें एक वर्चुअल निक लगा के देता हूं जिसको आप बोलते हैं लैन कार्ड या फिर NIC कार्ड। ठीक है, और इसका जो नेम आपको जो मिलता है बाय डिफॉल्ट, दैट दिस इज योर बाय डिफॉल्ट ETH 0। ठीक है, लेकिन कस्टमर की ना कभी कभी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर्वर में हमने दो एप्लीकेशंस रन कर रखे हैं, एक हमारा एप्लीकेशन 1 है, एक एप्लीकेशन 2। अब वो लोग चाहते क्या है कि मैं इस एप्लीकेशन 1 के ट्रैफिक को एक डिफरेंट IP पे एक्सेस करना चाहता हूं, और जो एप्लीकेशन 2 है हमारा, उसके ट्रैफिक को भी मैं क्या करना चाहता हूं, एक डिफरेंट IP पे एक्सेस करना चाहता हूं। तो ऐसे सिनेरियोज में हमको क्या चाहिए होता है, मोर देन वन NIC कार्ड की जरूरत होती है। सपोज करो इस पे आपने एक IP ऑलरेडी रन कर रखा है 10.0.0.5। ठीक है, तो कस्टमर की डिमांड आया कि यार मैं दो एप्लीकेशन इस सर्वर में रन करूंगा, लेकिन जो दूसरा एप्लीकेशन है ना उसको मैं एक डिफरेंट IP के थ्रू एक्सेस करने वाला हूं। तो AWS क्या बोलेगा कि हम आपको एडिशनल NIC लगा के देते हैं, बट दैट इज चार्जेबल। आपको एडिशनल कॉस्ट इसका ETH का कोई अलग से कॉस्ट नहीं देना, लेकिन जब आप ETH 1 अलग से आप लेते हैं तो इसका डिपेंड्स ऑन कि आपने किस कॉन्फ़िगरेशन का ETH लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल AWS को देना पड़ेगा। और लेट सपोज इसको जो IP मिला है वो ये मिला है 10.0.0.6। ठीक है, अब बट ये चीज तो सर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू भी तो कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन हम सिंगल आईपी पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करके चला बट सकते हैं अगले अगले उस ट्रैफिक पर। जो निकलेगा ना पोर्ट फॉरवर्डिंग में वो इसी ETH से निकलेगा। हाँ, ईटीएस से निकलेगा, बट लेकिन हम अब दो एक एप्लीकेशन ETH, तो। आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है और बड़ा सही आपने क्वेश्चन किया है कि व्हाई वी आर टेकिंग द एडिशनल, वी कैन फॉरवर्ड द ट्रैफिक ऑन डिफरेंट पोर्ट ऑन सेम IP, राइट? यस सर। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन एक ETH का ना लिमिट होता है कि मैक्सिमम 1 Gbps तक का ही बैंडविड्थ आपको मिलेगा, राइट? अब ओके। सपोज करो आप दोनों मतलब एप्लीकेशन के ट्रैफिक को एक ETH पे अगर रिसीव करते हैं तो देयर विल बी अ लेटेंसी प्रॉब्लम। 1 Gbps का बैंडविड्थ मतलब 1 GB/s। मतलब इतना स्लोनेस की ट्रैफिक कॉल आप खुल इनपुट जाएगी। आउटपुट कर सकते हो, इतना इतने इसका ट्रैफिक मतलब ये को है। इनपुट आउटपुट आप कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सर मतलब स्लोनेस की कॉल खुल जाएगी। स्लोनेस और लेटेंसी वर्ड आपने सुना होगा, यूजर विल रेस्पॉन्स लाइक वी आर गेटिंग द हायर लेटेंसी फ्रॉम योर एप्लीकेशन, राइट? तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द सेपरेट ETH फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। सर इसका एक और क्वेश्चन बनता है, अगर मुझे 1 Gbps का से ज्यादा स्पीड चाहिए और ये मुझे दो इथरनेट कार्ड दे रहे, लैन कार्ड दे रहे, तो कैन आई डू बॉन्डिंग और टीमिंग काइंड ऑफ? नहीं, देखो राइट। अगर क्लाउड में जाने की भी बाद आप लोग अगर अपने ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर्स के फीचर्स को यूज करते हैं ना, तो देर देर इज नो यूज केस ऑफ क्लाउड, ओके। राइट? सर क्या ये वही नेटवर्क, चीज है? देखो बॉन्डिंग हम कब करते हैं, जब हमारा नेटवर्क डाउन जाएगा, एक ETH डाउन जाए तो वी हैव द अनदर ETH जस्ट टू गिव द बैकअप और फेल ओवर टू माय नेटवर्क, राइट? सर देयर आर सो मतलब फीचर्स है, राउंड रॉबिन, LSCPA एंड एक्टिव पैसिव। सो व्हेन वी अगर यूज LSCPA हम करते हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों यूज कर पाते हैं हम। नहीं, देखो बॉन्डिंग का देर आर फीचर, लॉट्स ऑफ फीचर्स फॉर द बॉन्डिंग, लेकिन इस चीज को अभी RHL 7 में हम टीमिंग बोलते हैं, राइट? यस तो सर। फीचर्स की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका यूज केस क्या है, सिंपल रिडंडेंसी, राइट? एक सिंगल आंसर है व्हाई वी यूज द बॉन्डिंग, जस्ट टू अचीव द रिडंडेंसी फॉर द नेटवर्क।
one will go down, I have the backup for the network, right? But लेकिन अभी AWS आपसे क्या कहता है कि मैं जो आपको नेटवर्क एज अ ईथरनेट कार्ड आपको दे रहा हूं ना, जो ईथरनेट कार्ड है ना, वो भी मेरे लिए एक सर्विस है। उसका भी एग्रीमेंट मैंने क्लाइंट से किया है कि मेरा जो ETH है ना, वो मैं आपको जो सर्वर के साथ लगा के दे रहा हूं, वो बैकएंड से मेरे नेटवर्क को यूज करता है, और नेटवर्क मेरा जो है वो क्या है, हाईली अवेलेबल है। क्लाउड में तो उन्होंने मैं गारंटी दे दी ना कि बॉन्डिंग आप यूज करोगे ही नहीं, क्योंकि मैं अपने इस ऑलरेडी ईथरनेट को आपको क्या करके दे रहा हूं, हाईली अवेलेबल करा के। माई ईथरनेट विल नॉट गो डाउन एट एनी कॉस्ट, ओके राइट? ओके तो रिक्वायरमेंट हमारा चेंज हो गया, बॉन्डिंग तो पिक्चर में यहाँ पे आया ही नहीं, बिकॉज दैट इज द ऑन प्रेमाइसेस कॉन्सेप्ट। हम लोग क्लाउड में गए, क्यों गए? क्योंकि हमें क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी मिला वहां पे। देर विल नो डाउन टाइम फॉर द सर्विसेज, दैट्स वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड। तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिलता है कि एक सर्वर में दो एप्लीकेशंस आपने रन कर रखे हैं, एंड साइमल्टेनियसली बोथ एप्लीकेशंस यू वांट टू एक्सेस ऑन डिफरेंट डिफरेंट आईपीस, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द एडिशनल ईथरनेट कार्ड। और ईथरनेट में भी ना आगे चल के जो एक, इसका मतलब क्या है इलास्टिक का, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी पढ़ रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक आईपी है और इलास्टिक आईपी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बंदा, एक बंदा जल्दी से मेरे को बताए। वो सर डिपेंड पब्लिक करता है। आईपी रीयूजेबल। सर स्टैटिक रहती है, आपका इलास्टिक आईपी आपका स्टैटिक रहती है आफ्टर शटडाउन और रिबूट, और आपको पब्लिक आईपी जो मिलता है अगर आप शटडाउन करके स्टार्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली पब्लिक देखो, आईपी जो स्टैटिक आईपी। पब्लिक आईपी इज ऑल्सो अ पब्लिक आईपी प्रोवाइडेड बाय आईएसपी, यानी कि एडब्ल्यूएस हमें उसको प्रोवाइड करता है। इलास्टिक इज ऑल्सो द पब्लिक, बट दोनों में जो सबसे बड़ा एक कॉमन डिफरेंस जो है ना, दैट इज द इलास्टिक फीचर। Once we provision the server, AWS provide by default one public IP, but we cannot detach that public IP from the server. जब तक सर्वर आपका रनिंग में है, that public IP will be available. As soon as you will restart, you will stop and start your server, your public IP will change, or you will terminate your server. In that case also your public IP will change, right? But अगर मैं आपसे बोलता हूं इलास्टिक आईपी हैज द फीचर फॉर डिटैचमेंट, right? On the fly, if you have the two servers running in the AWS cloud, you can detach elastic IP from the server and you can attach with another server, right? ये फीचर है ना इलास्टिक आईपी का? हाँ जी। जी हाँ यस सर, सही यस है। सर। जी हाँ। लेकिन अब देखो, एनआईसी कार्ड तो एनआईसी होता है। मैंने आपसे बोला यार आपके लैपटॉप में जो एक एनआईसी लैन कार्ड लगा है, आप उसको रिमूव करके दूसरे लैपटॉप में लगा दो, इज इट पॉसिबल? दैट इज फिक्स विद योर लैपटॉप। मॉड्यूलर है तो आप कर सकते हैं उसको, राइट? इंडियन हार्डवेयर आप स्पेसिफिक। बोर्ड से आप रिमूव करके आप दूसरे में लगा सकते हैं, लेकिन एक लैपटॉप में तो फिर एनआईसी रहेगा नहीं ना। अब यहाँ पे सेम एडब्ल्यूएस से थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूंगा आपको। बहुत बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके ये दो एप्लीकेशंस इस सर्वर में आपने कॉन्फ़िगर कर दिए, और आपने बोला कि यार इन ETH 0 को जो मैंने आईपी दे रखा था, या ETH 1 को जो मैंने आईपी दे रखा था ना, इन दोनों आईपीस की, इन एप्लीकेशंस के कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स में मैंने कम से कम 50 जगह पे क्या कर रखा है, एंट्री कर रखे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके। और मेरे सामने एक ऐसा बस्ट कंडीशन आया कि मेरे को इस सर्वर को क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसी भी वजह से सर्वर में स्लो रेस्पॉन्स मेरे को हो रहा है, या AWS ने बोला हम बैकएंड से अपना हार्डवेयर चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने इस सर्वर को डाउन टाइम लेके दूसरी जगह पे क्या कर लो, शिफ्ट कर लो इसको। क्योंकि जिस सर्वर, जिस होस्ट कंप्यूटर पे जाके ये मशीन आपका AWS के डेटा सेंटर में रनिंग में है, तो हर एक हार्डवेयर का एक एंड ऑफ लाइफ भी है। they will replace the hardware, तो आपको वो नोटिफिकेशन देंगे कि we are going to replace the hardware, you need to change the availability zone, or you need to just stop your server and start again। तो इन दोनों ही केसेस में हमारे पास होता क्या है, आप इस सर्वर को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जो ETH 0 है उसमें जो इलास्टिक फीचर है ना, ये पॉइंट लिख लेना बहुत काम का है। ETH 0 में इलास्टिक फीचर
इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, मतलब जब आप एक सर्वर बनाते हैं, ETH 0 आपको बाय डिफॉल्ट उसके साथ मिलेगा, आप उसको ऑन द फ्लाई डिटैच सर्वर से नहीं कर सकते हैं। आपने बोला मैंने एक नया सर्वर रेडी किया विद द इमेज ऑफ दिस सर्वर, तो कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को यहाँ पे मिला, जो एप्लीकेशंस के कॉन्फ़िगरेशन से वो डायरेक्टली मेरे को इस सर्वर में मिले, लेकिन जो ETH 0 था ना, ETH 0 मेरे को यहाँ पे भी मिला और सेम आईपी मेरे को ETH 0 पे मैंने ले लिया, लेकिन जब इस सर्वर के साथ मैं नया ETH या AWS से लूंगा, राइट, तो AWS आपसे क्या कहता है कि आपका जो ये आईपी यहाँ पे आप यूज कर रहे थे ना, ये आईपी तो ETH 1 के साथ आपका रिजर्व था, और आपको यहाँ पे फिर ETH 1 तो मिल जाएगा, लेकिन आईपी आपको क्या मिलेगा अलग से, ये वाला आईपी आपको 10.0.06 ये आईपी है ना, ये मैं आपको फिर से एलोकेट करके नहीं दूंगा। या आपने बोला कि इस सर्वर को मैं रखना चाहता हूं, मैं ऑन द फ्लाई ओनली इस ETH को यहां से डिटैच करके कहां पे ले जाना चाहता हूं, इस सर्वर पे ले जाना चाहता हूं, तो ये चीज यहां पे पॉसिबल है। इलास्टिक फीचर को हम यही बोलते हैं कि आप एक सर्वर से ETH को डिटैच करके दूसरे सर्वर से रनिंग टाइम पे ही क्या कर सकते हैं, आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये चीज कौन से, ये जो प्राइमरी निक यानी कि आपके जो NIC है ना, यहाँ पे दो टाइप के हो गए, एक तो प्राइमरी हो गया और एक आपका क्या हो गया, सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे कितने, ये क्या है हमारा ETH, और ये क्या है आपका, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ मेनी सेकेंडरी NICs वी कैन टेक फॉर वन सर्वर, इट डिपेंड्स ऑन द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, AWS आपसे बोलता है कि अगर आप T2.micro, T2.medium ऐसे इंस्टेंस टाइप अगर आप लेते हैं ना, तो उनके साथ मैक्सिमम NIC जो सपोर्टेड है ना, वो कितने हैं, 2। और आप एक लार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, हायर कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लेते हैं, तो मैक्सिमम जो NICs आपके सपोर्टेड हैं वो कितने हैं, 8 NIC कार्ड आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर प्राइमरी एज वेल। तो 7 आपके सेकेंडरी हो सकते हैं, और इंक्लूडिंग प्राइमरी आपका ETH 0 है, तो टोटल ओवरऑल NIC जो सपोर्टेड है आपके कितने हैं, वो 8 NIC कार्ड। ठीक है, तो क्विकली इस प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक सर्वर सर एक हमें चीज चाहिए। पूछना था, हाँ सर जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब मैं ये लाइव एनवायरनमेंट में ETH 1 को मूव कर रहा हूँ, तो जो सॉकेट वगैरह बनते होंगे, कोई इशू आता है उसमें लाइव में, या मुझे मशीन शट डाउन करके करना पड़ता है? नहीं, लाइव आप कर सकते हैं, बट देयर विल बी अ डाउन टाइम फॉर योर एप्लीकेशन। उसका मैक एड्रेस या कुछ इस टाइप का वो इशू आता चेंज है नहीं अगर होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चीज नहीं होगा? दैट्स वाई हम लोगों ने क्या कर रखा था कि इस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन ना, इस ETH 1 के मैक एड्रेस, IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में लिखे थे। अब नया सर्वर रेप्लिका तो हमने बना दिया, लेकिन हम चाहते क्या है कि नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, क्योंकि नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हुआ तो इस सर्वर पे मेरे पास एप्लीकेशन के साइड क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस मेरे को करने पड़ेंगे। नेटवर्क ऐसे करके चला जाए यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क साइड कोई भी चेंज मेरा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, इलास्टिक फीचर, वी आर यूजिंग द इलास्टिक फीचर। ऑन द फ्लाई हो, नेटवर्क पार्ट मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको करके अ, दिखाने वाला हूं सर अभी। थोड़ा सा एक चीज ये मुझे समझ नहीं आया था, जो आप बोल रहे थे कि मैंने नया ETH 1 लिया हाँ, एंड देन 10.0.0.6 मुझे वहां नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा पॉइंट। आईपी तो मिल जाएगा 10.0, लेकिन मैक एड्रेस उसका क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके। देखो, एक सबनेट में अगर आप दो सर्वर्स पे सेम आईपी लेना चाहते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है एक एट अ टाइम, क्योंकि वो आपको बोल देगा आईपी ऑलरेडी यूजिंग, राइट, कॉन्फ्लिक्टिंग आईपी का आपको एरर दे देता है। वो हमें अभी भी देता है, अगर सर्वर पे आप एक नेटवर्क में एक आईपी को दो जगह यूज यस सर, करो, तो यस बोल सर, देता यस। है कि आपका दिस आईपी ऑलरेडी यूज्ड। AWS में ये चीज है कि आप अगर पहले इस सर्वर को कंप्लीटली क्या कर दो, आप बंद बंद कर कर। दो,
जब नया सर्वर आप रेडी करते हैं ना, तो वहां पे मैनुअल स्टैटिक आईपी देने का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। डायनेमिक और तो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी तो इनेबल है ही, और जब आप enable है। मैनुअल दो ना, तो आप ये जो सेम आईपी लास्ट टाइम आप यूज कर रहे थे सेम ईटीएच पे ले लो, लेकिन मैक एड्रेस पता है क्या होता है आपका, वो चेंज हो जाता है। हाँ बट यस हम सर, चाहते क्या ईटीएच है, चेंज होगा तो होगा। आईपी तो हमें सेम मिल गया, बट हो सकता है कहीं मैक एड्रेस से भी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा हो, तो नेटवर्क प्रोफाइल मेरा चेंज ना हो, नेटवर्क सेटिंग्स हम चाहते हैं सेम मिले, तो हम ईटीएच को क्या चाहते हैं, ऑन द फ्लाई दूसरे सर्वर पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। सर एक क्वेश्चन और है, क्या मैं जैसे वीएम्स में मैं सिंगल लैन पे मल्टी गेटवे यूज कर लेता हूँ, मल्टी आईपी क्या मल्टी गेटवे, गेटवे अगर मैं मल्टी गेटवे जैसे मैं अगर यूज करना चाहूँ तो कर मैं सकते यहाँ हैं, कर यहाँ पे सकता हूँ? कर सकते हैं। ओके, ठीक ओएस है के सारे फीचर सपोर्टेड हैं। ठीक है, ओके लॉन्च सर। इंस्टेंसेस मैंने किया, और लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद सिंपल क्लिक ऑन सेलेक्ट। अब देखो मैं आपको इस प्रैक्टिकल में नहीं, ये एक चीज और बता देता हूं कि आप स्टैटिक आईपी अपने सर्वर्स को आप कैसे देते हैं। लेट सपोज आपने बोला कि मेरे पास एक कस्टम बीपीसी रनिंग में है यहाँ पे, और दिस इज द सबनेट अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1A में मेरा एक सबनेट चल रहा है। सर्वर पे पब्लिक आईपी आप यहाँ से ले सकते हैं इनेबल करके। अब यहाँ पे ना देखो नीचे इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि नेटवर्क इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन, कि दिस इज योर ईटीएच 0, और आपका जो आईपी का मेथड है यहाँ पे क्या है, असाइन या फिर स्टैटिक डाल सकते हैं ऑटो असाइन। यानी कि जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीएचसीपी से मिलेगा। इसमें। पूल में जो आईपी फ्री होगा वो रेंडमली आपके सीटीएच को असाइन हो जाएगा। लेकिन आप इसको ओवरराइट करके अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, 10.0.0.1 आईपी अगर आपको लेना है, तो इज इट पॉसिबल? हाँ जी, यार वन हम नहीं ले सकते ना, वन इज रिजर्व फॉर फॉर द ब्रॉडकास्ट, ओ सॉरी नेटवर्क, गेटवे। सॉरी गेटवे। लेकिन आप पहले ना बस ये देखो, जो सबनेट हम यूज कर रहे हैं बीपीसी में, नेटवर्क क्या चल रहा है। आई थिंक मैंने 192 का नेटवर्क रन कर रखा है, तो हमें वो चीज भी पहले देखना पड़ेगा। गो इनसाइड द सर्विसेज एंड चूज योर बीपीसी सर्विस फ्रॉम हेयर। क्या आपसे बोल रहा है? और सबनेट एक बार हम देख लेते हैं, सबनेट हमने क्या बनाया है इसके अंदर। ठीक है, सबनेट हमारा है /26, यानी कि जो आईपी मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो 192 के रेंज का क्या होगा। देखो आपसे यहाँ पे उसने एरर भी दे दिया, द प्राइमरी आईपी एड्रेस इज नॉट इन द सबनेट। कोई गलत आईपी अगर आप दोगे भी तो आपको एरर दे देगा वो। ठीक है, 10.1 अगर आपने यहाँ पे यूज किया, तो 10.1 आपका किसके लिए रिजर्व है, गेटवे के लिए। 2 आपका किसके लिए रिजर्व है, नेटवर्क के लिए। डीएनएस या डीएचसीपी के लिए। और तीसरा आपका किसके लिए रिजर्व है, एडब्ल्यूएस अपने लिए रिजर्व करके चलता है। 10.4 आईपी हम चाहे तो यहाँ पे मैनुअल ले सकते हैं। ठीक है, अब सर ये आपसे बोल जो रहा है बता कि रहे हो, सर ये 1 2 3 4 आप जो बता रहे हो सर, ये हमेशा ये सेम आईपी रिजर्व करके चलता है क्या ये सर? हाँ हाँ, दे हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस, एंड उन्होंने ऑफिशियल इस चीज को बता रखा है। ओके सर। ठीक है, अगर आप एक नया डिवाइस लेना चाहते हैं, तो ETH1 आप यहाँ रनिंग टाइम पे ही आप, और जो नया ETH लेंगे ना, बाय डिफॉल्ट सेम सबनेट से ही आपको आईपी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपसे देखो क्या बोल रहा है आपका, वी कैन नो लॉन्गर असाइन अ पब्लिक आईपी एड्रेस टू योर इंस्टेंसेस। यानी कि AWS प्रोविजनिंग टाइम पे एक सर्वर के साथ कितने पब्लिक आईपी देता है, एक आईपी। दूसरा आईपी अगर आपको लेना है तो क्या करेंगे आप, पब्लिक आईपी जैसे आपने बोला वो ETH 0 से बाइंड है, ETH 1 के साथ आप क्या ले सकते हैं, इलास्टिक आईपी। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऐड डिवाइस करने का ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैक्सिमम जो ETH सपोर्टेड है वो कितने हैं यहाँ पे अभी, 2 ETH, 2 NIC आप मैक्सिमम ले सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो इंस्टेंस टाइप चूज किया है वो क्या किया है, T2 डॉट माइक्रो।
और AWS इस चीज को बोलता है कि लोअर कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर्स के साथ मैं मैक्सिमम आपको कितने ETS सपोर्टेड करके देता हूँ, 2। ठीक है, तो अभी मैं देखो इसको भी यहां से क्या कर रहा हूँ, रिमूव करके चल रहा हूँ। तो दिस इज द वे टू असाइन द स्टैटिक आईपी। ठीक है, मैनुअल हम एडिशनल ETS यहाँ बना के देखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद दिस इज योर रूट वॉल्यूम /dev xvda। इन चीजों की हम बात बाद में करेंगे, स्टोरेज जब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द नेटवर्क पार्ट। गिव वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी नेम आप दे दो इसको, ENIC सर्वर हम दे सकते हैं। अब आपके सर्वर को आईपी जो आपने दिया है ना, वो स्टैटिक आईपी दिया है। ठीक है, स्टैटिक तो प्राइवेट होता ही है, लेकिन आपने अपने मन से उस आईपी को चूज किया है कि सबनेट से ये आईपी मैं अपने सर्वर को देना चाहता हूँ। इस सर्वर को एक पब्लिक आईपी भी आपने असाइन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर को हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार। पब्लिक आईपी का ऑप्शन हमने डिसेबल कर दिया था क्या सर्वर पे? चलो पब्लिक आईपी हम लेना भूल गए हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द इलास्टिक आईपी। ठीक है, एलोकेट करो और एक्शंस पे जाके क्या करना है, एसोसिएट, कौन से इंस्टेंस के साथ, एसोसिएट। ठीक है, नाउ वी नीड टू लॉग इन टू दिस सर्वर फर्स्ट, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। तो इलास्टिक आईपी जो आपने असाइन किया था वो यहाँ दिखना चाहिए आपको अभी। लॉग इन टू दिस सर्वर फर्स्ट। जब एक सर्वर आप AWS के क्लाउड में रन करते हैं ना, तो उसके साथ मल्टीपल रिसोर्सेस आपके क्रिएट होते हैं। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आपसे कौन कौन से रिसोर्सेस आपके एडिशनली अटैच होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एक बार। देखो सर्वर जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला रिसोर्स आपका क्या होता है, इंस्टेंस जो है ना खुद में एक रिसोर्स है। और इंस्टेंस आपका कौन से AWS की सर्विस का सब रिसोर्स है, EC2 सर्विस का। ठीक है, इसके अंदर AWS आपको एक NIC लगा के देता है, तो NIC भी हमारा क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, इसके साथ आपने एक इलास्टिक आईपी लिया, सो दिस इज ऑल्सो द वन रिसोर्स। इसके साथ AWS आपको एक वॉल्यूम लगा के दे रहा है, तो ये भी क्या है, आपका एक रिसोर्स है। इसके साथ आपको एक BPC अटैच करके दे रहा है, तो BPC भी क्या है, आपका एक रिसोर्स है। इसके साथ एक की पेयर आपको मिल रहा है, ये क्या है, आपका एक रिसोर्स है। एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको मिल रहा है। तो मल्टीपल रिसोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्सेसिबल और अटैच्ड विद योर सर्वर। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। लेट सपोज मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे इंस्टेंस के साथ कितने NIC कार्ड अटैच्ड हैं, तो क्या करोगे आप, दो तरीके हैं इसके। एक तो नेटवर्किंग में जाके यहाँ पे आपको सिंपल में बताएगा कि एक इंटरफेस कार्ड आपका क्या हो रखा है, ये आईडी उसको इंटरफेस आईडी मिला है, दिस इज प्राइमरी। पब्लिक आईपी क्या है उसका, प्राइवेट क्या है उसका, ये है। अब इस ENIC को आपको अगर देखना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, तो क्या करोगे आप, स्क्रॉल डाउन करो और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेसेस करके। इस नेटवर्क इंटरफेसेस में देखो, अगर आप जाते हैं तो सिंपल में आपको देखो यहाँ दिखा रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन 1A में आपका ये NIC बना है, सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट अटैच्ड है इसके साथ, दिस इज द इंस्टेंस आईडी जिसके साथ ये अटैच हो रखा है। अभी स्टेटस क्या है इसका, अभी इन यूज। पब्लिक आईपी क्या है इसका, प्राइमरी आईपी क्या है, ये है। एक बार सर्वर पे लॉगिन करके आप देख लो कि आपको सेम डिटेल्स सर्वर पे भी दिख रहे हैं कि नहीं। sudo -i कितने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच्ड हैं, वी हैव द कमांड इफ कॉन्फिग। ठीक है, आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, एक ETH0 इसमें लगा है और IP एड्रेस आपको क्या मिला है, 192.168.10.4।
ठीक है। या हमारे पास IPA कमांड भी होता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको बता रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेक अ न्यू ENIC कार्ड। स्टैटिक आईपी क्यों नहीं शो कर रहा? स्टैटिक ही तो है ये। ओके, 192.168.10.4। हाँ, ये प्राइवेट आईपी है आपका। एक्चुअल आईपी NIC पे जो मिला है वो तो सबनेट से ही मिलता है ना। नहीं, मैं पब्लिक आईपी की बात कर रहा हूँ सर, पब्लिक जो आईपी सर्वर में क्यों दिखेगा? पब्लिक आईपी मैप विद योर IGW, जो ओके, आपका BPC का गेटवे होता है, पब्लिक आईपी वहां पे मैप होता है, ठीक ठीक है। है। और सर अगर मैं पब्लिक इसमें ऑटो असाइन करके चलता तब मुझे दिखता वो यहाँ पर, या पब्लिक आईपी सर्वर साइड नहीं होता सर। पब्लिक आईपी ओनली IGW पे एक्सेसिबल है और उसको आप देख नहीं सकते जाके। इंस्टेंस से? हाँ, इंस्टेंस से हम नहीं देख सकते। इंस्टेंस से यहाँ पे दिखेगा आपको कंसोल पे कि कौन सा कंसोल पे। पब्लिक आईपी आपके सर्वर पे अटैच्ड है। यहां से आप देख सकते हैं डिटेल्स में, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यस। डाउट है, तो जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया एंड इलास्टिक आईपी प्रोवाइड कर दी, और जब हम एक और नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड निक कार्ड देंगे इस पे, उसमें हमें इलास्टिक आईपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मल्टीपल नहीं इलास्टिक नहीं, आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं करनी इसमें? नहीं पड़ेगी, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक एडिशनल ETH हमें अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल नेटवर्क इंटरफेसेस में आप जाओ और यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सिंपल क्या, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले नेटवर्क इंटरफेस बनाना पड़ेगा। गिव एनी डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर माई ENIC-server। कौन से सबनेट में आपको प्लेस करना है। देखो याद रखना, एक चीज मैं बता देता हूं, इंटरव्यू के बहुत बारीक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़े हैं। जैसे आपका एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक BPC में जब सबनेट्स बनाते हैं ना, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट AZ में हम लोग प्लेस कर देते हैं। अब आप मान के चलो कि आपके पास मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है। और आपने एक सबनेट यहां पे बना रखा है, एक सबनेट आपने यहां पे बना रखा है, और एक सबनेट आपने यहां पे बना रखा है, ठीक है। और ये अवेलेबिलिटी जोन आपका हो गया AP साउथ 1A, ये हो गया AP साउथ 1B, और ये आपका हो गया AP साउथ 1C, ठीक है। आपका जो सर्वर यहाँ पे रनिंग में है बाय डिफॉल्ट, ये सर्वर है। तो ETH 0 जो आपका होगा ना, अपने आप से कौन से AZ में प्लेस हो जाएगा इसका ETH 0? AP साउथ 1A में। जो आपके सर्वर का AZ है, सेम आपके NIC कार्ड के, जो NIC कार्ड का जो AZ होगा वो भी डिफॉल्ट वो पिक कर लेगा। अब आप इस पे एडिशनली क्या लेना चाहते हैं, एक और ETH आप लेना चाहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि यार जो मेरा ETH 0 है ना, उसको जो IP मिलना चाहिए वो इस वाले नेटवर्क से मिलना चाहिए, 10.0/26। और ETH 1 को जो मिलना चाहिए ना, वो मिलना चाहिए कहां से, 64/26। लेकिन आपने जो ये 64 वाला रेंज है ना, वो कर रखा था यहां पे रन 10.64/26। भाई रिक्वायरमेंट सबको क्लियर है ना, जगदीश, अरविंद, यस सर। क्लियर है ना रिक्वायरमेंट? कि एक सबनेट आपका कहां पे था, AP साउथ 1B में था। सबनेट 1 आपका ये था कहां पे, यहाँ 10.0 के साथ, ठीक है। तो ETH 0 को तो यहां से IP ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन आप ETH 1 पे क्या चाहते हैं, वो इस वाले नेटवर्क से IP मिले, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ये वाला जो सबनेट है, ये सबनेट अगर आपका कहां पे होता, AP साउथ 1A में अगर होता, तो आप तब ये IP दे पाते, ठीक है। यानी कि ETH पे क्रॉस AZ के सबनेट से आप IP नहीं असाइन कर सकते हैं,
ये चीज याद रख लेना, बहुत अच्छे काम आएंगे आपके, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, एपी साउथ 1A यहाँ से सेलेक्ट किया अपना जो सबनेट है। आईपी असाइन करने के तरीके आपको क्या बता रहा है, दो हैं, यानी कि या तो ऑटो असाइन करा लो आप, या फिर क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने बोला कि एक आईपी 192.168.10.5, ठीक है। फैब्रिक अडेप्टर आप चाहते हैं अपने ईटीएच के साथ। फैब्रिक अडेप्टर का सीधा सा मीनिंग है दिस विल प्रोवाइड यू गुड स्पीड कंपैरिजन टू ईटीएच कार्ड, ठीक है। तो इसका एडिशनल एडब्ल्यूएस आपसे चार्ज लेगा अगर आप फैब्रिक का फीचर अपने ईथरनेट के साथ अगर आप चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आई एम डिसेबलिंग दिस फीचर ऑल्सो, ये नहीं चाहिए मेरे को। अब आपसे बोल रहा है कि जब आप दो सिक्योरिटी, फैब्रिक मतलब फाइबर से तो नहीं है कहीं यस related? फाइबर चैनल, मतलब ईटीएच जो है आपका, लैन केबल जो होते हैं आपके जिनमें RJ45 आप यूज करते हैं, ठीक है। और फाइबर चैनल में क्या होता है, हमारा RJ45 जो पोर्ट है वो यूज नहीं होता, हम लोग जो उसमें यूज करते हैं वो SFP मॉड्यूल होते हैं। मैं समझ गया सर, समझ गया, उसमें अंडरस्टूड। स्पीड हमें ज्यादा मिलेगा, सिंपल ये है। बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर का हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है, बट AWS के लिए एडिशनल चार्ज लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब क्या है, AWS आपसे बोलता है कि जब आपने ये सर्वर जब क्रिएट किया था ना, तो इस सर्वर के साथ आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी अटैच कर रखा था, क्योंकि ट्रैफिक आपका, अगर ये इंटरनेट है, दिस इज इंटरनेट, तो ट्रैफिक आपका इंटरनेट से कहाँ पे आ रहा है, ETH 0 पे। अगर एप्लीकेशन आपने इस वाले ETH 0 के साथ मैप कर रखा है, हो सकता है दूसरा एप्लीकेशन आपने कहाँ मैप कर रखा है, ETH 1 के साथ, तो इंटरनेट से ट्रैफिक अभी आपका कहाँ पे आएगा। तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप एज अ फायरवॉल क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग एडिशनल ETH यू नीड टू अटैच एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप विद योर सर्वर, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस। जैसे ही आपने नेटवर्क इंटरफेस बनाया, क्या आपसे बोल रहा है कि आपका जो ये इंटरफेस है अभी स्टेटस क्या है उसका, मतलब दिस इज फ्री नाउ, आप किसी भी सर्वर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। आईपी जो इसने दिया है आपने क्या, 10.5, ठीक है। अब इसमें गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर से अगर अटैच करना है तो एक्शंस पे जाओ, और क्या करना है आपको, अटैच। अटैच करने के बाद सर्वर सेलेक्ट कर लो जिसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं, और क्या कर दें हम, एक चीज और याद रखना, एडिशनल ETH अगर आपने AP साउथ 1A में यहाँ पे कोई भी ETH आपने बनाया और आप चाहते हैं इस ETH को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के सर्वर के साथ में अटैच कर दूं, तो ये चीज भी हमारा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है भाई ये चीज, ठीक है। तो अभी देखो हमने जैसे ही अटैच किया, आपको यहाँ पे बता रहा है दिस इज इन यूज्ड स्टेटस, कौन से सर्वर के साथ, 182, यानी कि दो ETH आपने एक सर्वर पे लगा रखे हैं। सेम चीज आप अपने इंस्टेंस पे जाके देख सकते हैं। ENIC सर्वर को अगर आप रिफ्रेश करोगे एंड नेटवर्किंग में अगर आप जाओगे तो यू विल सी 2 NIC कार्ड। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, क्या बता रहा है, दो इंटरफेस कार्ड लगे हैं। पब्लिक आईपी जो मैप होता है हमेशा प्राइमरी इंटरफेस कार्ड के साथ, और जो आपका सेकंड आपने जो ले रखा है वो है 10.5। एक बार सर्वर पे भी आप इस चीज को वैलिडेट कर लो कि सर्वर पे आपको दिख रहा है कि नहीं। इफ कॉन्फिग कमांड चलाओ, आराम से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। एक चीज आप याद रखना, जैसे आप अगर yum इंस्टॉल, यहाँ पे एक वेबसाइट सपोज करो आपने रन कर रखा है, httpd-y system ctl start httpd and enable echo, this is for testing of ENIC where www html index.html, ठीक है। देखो अगर
कर्ल आप दोनों आईपीज को अगर हिट करते हैं ना तो वेबसाइट आपका दोनों आईपीज पे एक्सेसिबल है, 10.4 10.5। क्लियर है ये चीज सबको? यानी यस कि सर। वो दोनों आईपीज आपके क्या है, अभी लाइव हैं इस सर्वर के लिए, दोनों से आप ट्रैफिक रिसीव इन आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें इसके बाद, मैंने आपसे बोला था कि इस सर्वर का जो मैक एड्रेस आपको जो मिला है ना, ईथर करके जो आप बोलते हैं, ये मैक एड्रेस है। ठीक है, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी है, और जो यूनिक या फिर जो परमानेंट एड्रेस आपका है जिसको मैक एड्रेस आप बोलते हैं, वो ये है। अब मैं चाहता क्या हूँ, इस ETH1 को यहाँ से डिटैच करके एक नए सर्वर पे मेरे को लेके जाना है, तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में पहले आपको एक नया सर्वर रेडी करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, लॉन्च इंस्टेंस सेम बीपीसी में और सेम अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, क्रॉस बीपीसी भी आपके ENIC आपके मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो सर मैंने वो तो समझ आ गया कि क्रॉस एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है कोड से, क्रॉस वीपीसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एनआईसी मतलब मल्टीपल एनआईसी हम यूज करते हैं, तो बैकएंड में क्या ये यूज करते हैं लोग, मतलब कितने लैन कार्ड या कितने मतलब केवीएम स्विचेस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कुछ है आइडिया क्या इसका? नहीं, देखो हार्डवेयर लेयर पे अगर एक्सेस होता तो मैं कस्टमाइज करके अपना सॉल्यूशन दे देता अमेजोन को, राइट। ओके। बैकएंड में बिहाइंड द पिक्चर SDN आपका काम करता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ओके। मतलब फिजिकल कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी जो फिजिकल स्विचेस लगा रखे हैं अमेजोन ने, वो ओनली उनके गेटवेज पे लगा रखे हैं। उनके डेटा सेंटर में जब ट्रैफिक एंटर करता है ना कस्टमर का, वहां पे फिजिकल है। वर्चुअलाइजेशन लेयर की अगर आप मेरे से बात करते हैं ना, तो क्लाउड में आज के टाइम पे हम लोग जो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग करते हैं। सर फिर तो हम इसको मतलब डिफरेंट रीजन भी यूज कर सकते हैं अगर नहीं, ऐसा है तो? लेकिन उन्होंने वो SDN जो कॉन्फ़िगरेशन करी है वो रीजन लेवल से करी है। SDN में भी ये फीचर है ना, उन्होंने कोर लेयर पे डाउन द लेयर उन्होंने ये चीज बाइंड कर रखा है, ओके। राइट। मतलब हाइपरवाइजर लेयर पे उन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन हमको करके दिया है। अगर Amazon अगर ऐसा करता ना कि हर एक पर्सन को डेडिकेट स्विच लगा के देता, फिर बोलता आप अपने सर्वर्स को यहाँ से कनेक्ट कर लो, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बहुत हार्डवेयर उन्हें अपना लगाना पड़ता। सॉफ्टवेयर डिफाइन क्या करता है, हमने हाइपरवाइजर में ही एक एक नेटवर्क का फीचर इनेबल कर दिया कि आप इस हाइपरवाइजर को एज अ सॉफ्टवेयर स्विच भी आप यूज कर सकते हैं। वर्चुअल एनआईसीज बना दिए सर उन्होंने, जैसे हम राइट, लिनक्स में बनाते हैं। राइट, ओके। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर सेम अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट किया, और इस सर्वर के साथ मैं अपने ENIC को मूव करके देखूंगा, ट्रांसफर करके। ठीक है, गिव नेम टू दिस सर्वर, सर्वर 2, नेक्स्ट। आपके बैच का सबसे अच्छा चीज मेरे को लगा, यू आर एक्टिव, क्वेरीज पूछते हो, तो ये एंड तक आपको रखना है। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखना है, तो ऐसे ही एक्टिव आपको रहना है। ठीक है, जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है ना तो मजा नहीं आता फिर। तो सबसे पहले मैं इस सर्वर को लॉगिन कर लेता हूँ। प्राइमरी ETH हमें यहाँ पे भी AWS ने दिया है, sudo -i IP कमांड चलाओ, तो रैंडम IP इसने 10.12 पिक किया, क्योंकि इस बार हमने स्टैटिक मेथड चूज नहीं किया था। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूं कि इस सर्वर पे मेरे को जो, इसको एक होस्ट नेम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। होस्ट नेम, दिस इज माय सर्वर 2। इसमें ETH1 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वाले में हमने 2 IP ली थी। एडिशनली हमने क्रिएट किया था, उस पे लिए नहीं थे, बाद में हमने क्रिएट किया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये ETH1 जो है ना, यहां से डिटैच होके मेरे को कहां पे चाहिए, नए वाले टेस्ट के साथ। ये मेरा होस्ट नेम इस पे सेट कर देता हूं, दिस इज माय प्राइमरी ENIC सर्वर। ठीक है, अब इस ENIC सर्वर से सर वो कमांड नहीं थे। यहां से मेरे को if config कमांड चलाओ, ये ETH1 यहां से रिमूव करके या डिटैच करके मेरे को लेके जाना है कौन से सर्वर पे, सर्वर 2 पे। ठीक है, तो पहले AWS के कंसोल से आपको क्या करना पड़ेगा, ENIC मतलब नेटवर्क इंटरफेसेस में जाके
ENIC को पहले आपको डिटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने नेटवर्क इंटरफेसेस पे क्लिक किया, why it's not working? नेटवर्क इंटरफेसेस पे जो आपका सेकेंडरी जो था, दिस इज माय, यही हमने डिस्क्रिप्शन दिया था जो 182 के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इसको एक्शंस पे जाके पहले यू नीड टू डिटैच, ठीक है। तो डिटैच के बाद स्टेटस उसका पहले अवेलेबल यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, बिफोर यूजिंग टू अनदर सर्वर। अभी इन यूज्ड आपको दिख रहा है, तो स्टेटस क्या आ गया आपका अभी, अवेलेबल। नाउ व्हाट यू कैन डू, अगेन क्लिक ऑन एक्शंस एंड एसोसिएट नो नो नो, नॉट एसोसिएट, हमने गलत NIC सेलेक्ट कर रखा है। दिस इज इन स्टेटस एक्शंस, ऑप्शन हमारे पास है अटैच का, हमें अटैच करना है उसको ना, बट व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। टाइम टेकिंग है क्या, कुछ अपडेट होने में वहाँ पे शायद। अटैच कौन से सर्वर से अटैच करना है, सर्वर 2 से। सर्वर 2 से, एंड सिंपल क्लिक ऑन अटैच, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पे स्टेटस आपको बता रहा है कि नाउ दिस हैज बीन अटैच्ड विद दिस 46C, ठीक है। तो अपने इंस्टेंस पे जाके भी आप देख लो, जो आपका सर्वर है ENIC सर्वर, यहाँ से हमने डिटैच किया है। नेटवर्किंग में जाओ एक बार और चेक करो कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसका दिख रहा है कि नहीं, कितने दिखा रहा है अभी यहाँ पे, 1, ठीक है। और कमांड लाइन से भी आप एक बार वेरीफाई कर लो, ENIC सर्वर, इसका जो मैक एड्रेस है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए इस मैक एड्रेस पे, ठीक है। तो इसको मैं अभी ऑलरेडी क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें, सबसे पहले कमांड लाइन से एक बार आप चेक कर लो कि ENIC सर्वर पे अभी भी दिख रहा है कि नहीं। तो क्या बता रहा है आपको, नाउ यहाँ पे ओनली क्या है आपका ETH0, सर्वर 2 पे हमें चेक करना है। सर्वर 2 पे मैं आया, इफ कॉन्फ़िग करो, क्या बता रहा है आपको, ETH1 भी है यहाँ पे, और ठीक है, IP भी आपको 10.5 सेम IP मिल गया। और देखो अब इसके मैक एड्रेस को वेरीफाई करो, मैक एड्रेस भी हमारा क्या है, सेम है ना दोनों। तो सर्वर से जब आप अटैच या डिटैच करते हैं तो योर नेटवर्क प्रोफाइल विल नॉट चेंज, दैट्स माय रिक्वायरमेंट। सर्वर अगर रिप्लेस करूं तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। रियल टाइम प्रोडक्शन में अगर ऐसे करते हैं हम, कोई फर्क पड़ेगा इससे, कोई इम्पैक्ट? इम्पैक्ट अगर देखो, जब डिटैच आप करोगे ऑन द फ्लाई तो हो नहीं सकता कि आप कोई ऐसा रूल लिख दो कि अपने आप से यहाँ से डिटैच होके जल्दी से यहाँ अटैच हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से या तो पहले परमानेंटली डिटैच करोगे तो एप्लीकेशन का ट्रैफिक तो यहीं रुक गया, राइट। वो इंटरप्शन आपका है जब डिटैच करके अगेन आप यहाँ अटैच करोगे तो अगेन एप्लीकेशन का ट्रैफिक, तो माइनर फ्लैक्चुएशन है, आपको डाउन टाइम लेना पड़ेगा। ओके, मतलब पहले वाले इंस्टेंस को स्टॉप करके फिर उसके बाद वहां से स्टॉप नहीं डीअटैच करना, रनिंग स्टेट में ही कर सकते हैं डिटैच। रनिंग करो। हाँ, हमने स्टॉप थोड़ी किया है, रनिंग में ही किया है सब कुछ, ठीक है। अब देखो दो कंडीशंस होती हैं, अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन में हमने एडिशनल ETH लिया है सर्वर पे, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग ऐसा भी करते हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स में, मल्टीपल वर्चुअल IPs ऑन सिंगल निक। हाँ जी, ये चीज भी आपने देखा होगा कि मल्टीपल NIC कार्ड ना लेके मैं एक ऐसा सिनेरियो भी तो क्रिएट कर सकता हूं। मैंने बोला हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे दो एप्लीकेशंस यहाँ चल रहे थे, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2, लेकिन ETH हमारे पास क्या था, ETH हमारे पास क्या था, ओनली
एक ही था। तो मैंने बोला कि मेरे को इन दोनों एप्लीकेशंस को अलग अलग आईपी पे बाइंड करना है, और इनका एप्लीकेशन का ट्रैफिक बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक नहीं आता है। मेरे को इंटरनल वेबसाइट्स के ट्रैफिक यहाँ पे आएंगे इन एप्लीकेशंस पे। तो हम चाहे ना इस सिंगल ईटीएच पे 2 आईपी हम वर्चुअल रन कर सकते हैं। लेट सपोज एक आईपी यहाँ पहले से असाइन हो रखा है 192.168.10.4। एक नया आईपी मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, क्या 10.10 लेट सपोज। तो आप वर्चुअल आईपीज मल्टीपल ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। सबनेट में जितने आईपी फ्री हैं आप सारे क्या कर सकते हैं, इस ईटीएच को एलोकेट कर सकते हैं। अब आप क्या करो, एप्लीकेशन 1 को यहाँ पे बाइंड कर दो और एप्लीकेशन 2 को यहाँ बाइंड कर दो। लेकिन यहाँ पे लेटेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, बट ये फीचर भी यहाँ सपोर्टेड है। एक एनआईसी पे चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, मल्टीपल आईपीज हम ले सकते हैं। सर लेकिन जब हमारी मशीन रिबूट होगी तो वर्चुअल आईपीस तो हट जाते? नहीं हटेंगे, ये परमानेंट आपके यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि तो हम कंसोल मशीन के में थ्रू सेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम ये एनआईसी पे सेटिंग कर रहे हैं। ओके, कंसोल के थ्रू। हाँ ठीक है। हेलो करना क्या है आपको? हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो हाँ सर, जो हम लोग लिनक्स में किए थे ना सर, यार, उसी पहले टाइप तो की ना वेलकम बैक ETH आपका। मैं सोच रहा था आपके 0.1 क्वेरीज नहीं आ रहे हैं बड़े। हाँ जी, हाँ हाँ, सर, पूछो क्वेश्चन। हम जो है लिनक्स में जो ETH 0:1 0:2 ऐसा करके करते हैं ना, यहाँ पे भी ऐसा है ना सर कॉन्सेप्ट? लिनक्स में तो ईटीएच के नाम ऐसे ही मिलते हैं ना आपको, ETH 0 1 2 3 ऐसे मिलते हैं। तो ये नेम हम खुद से नहीं देते, ये सिस्टम जनरेटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट, इसमें हम खुद से नहीं मैनुअल मतलब इंटरफेस का कि नाम जो नहीं दे रहे हैं। वर्चुअल एक ही हमारा लैन कार्ड है, हाँ, एक ही हमारा लैन कार्ड है, लेकिन सर जब वर्चुअल करते हैं हम लोग 0 ETH 1 है या ETH 0 है, ETH 0 पे अभी देखो आपको आईपी दिख रहा है एक। अब हम इसको वर्चुअल देंगे ना, तो यहाँ पे आईपी आपको दिखेंगे 2 या अच्छा मल्टीपल, जितने आईपीज आपने दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। देने का तरीका क्या है, पहले जिस सर्वर को आप आईपी देना चाहते हैं सेम ENIC पे मल्टीपल आईपीज, तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका NIC कार्ड आप आइडेंटिफाई करो। तो उसका इंटरफेस का जो आईडी दिखा रहा है आपको 3D1C। ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेटवर्क इंटरफेसेस पे गया मैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटरफेस के आईडी पे गया। 3D1C देखो ये है, सो दिस इज द प्राइमरी इंटरफेस कार्ड। ठीक है। एक्शंस पे मैं गया, तो यहाँ पे आपको जाना है कहाँ, मैनेज आईपी एड्रेसेस। ठीक है। और मैनेज आईपी एड्रेसेस पे इसको आप एक्सपेंड करेंगे अपने प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस को। और यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, असाइन न्यू आईपी एड्रेस। तो नया अगर आप ऑटो असाइन मेथड चूज करते हैं तो ये पूल से कोई भी रैंडम आईपी एलोकेट कर देगा। मैनुअल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं 10 डॉट, जैसे 10 आपको चाहिए तो यू कैन असाइन, और यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, सेव। आपसे बोल रहा है आर यू श्योर दैट यू वांट टू मेक द फॉलोइंग चेंजेस, असाइन 1 कस्टम आईपी एड्रेसेस ऑन दिस निक। ठीक है, मैंने कहा यस कंफर्म। ठीक है, कंफर्म किया आपने। तो अभी आप देखो इसको अगर लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो आपको बता रहा है कि प्राइमरी आईपी एड्रेस इसका ये है। रिफ्रेश करो इसको एक बार, और सेकेंडरी क्या है इसका 10.10। और सेम आप अपने ENIC सर्वर पे जाके ये चीज चेक करते हैं। सो दिस इज योर ENIC सर्वर, जस्ट एग्जीक्यूट द कमांड IPA। तो आपको देखो 10.4 तो यहाँ दिख रहा है। तो वर्चुअल जो आईपी आप देते हैं ना, इट टेक्स अप टू 5 मिनट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन सर्वर साइड। ठीक है, इंस्टेंटली आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, और आप चाहते हैं कि मैं एक बार नेटवर्क की सर्विस को रीस्टार्ट कर सकता हूं, तो ये इंस्टेंटली आपका फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। बट AWS में हाईली रिकमेंड होता है कि नेटवर्क आपको रीस्टार्ट नहीं करना, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट आप कर सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट एज सच है नहीं। रीस्टार्ट आपने किया तो पुराना आईपी भी आपको यहाँ पे 10.4 भी दिख रहा है, और आपका 10.10। और इस सर्वर में कोई वेबसाइट आपका चल रहा है ना, तो अगेन देखो इस वाले आईपी पे भी आपका वेबसाइट का ट्रैफिक लिसन होगा, क्योंकि ये वर्चुअल होने के साथ साथ एक्टिव आईपी है आपका। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। सर इसका
मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिकल यूज केस बताइए सर। ये जो हमने यूज करा ये तो हम समझ गए, इसका मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिकल मोस्ट पॉपुलर बॉस यही होता है इसका। मल्टीपल एप्लीकेशंस जब हम रन करते हैं ना, या देखो मोस्ट अगर पूछते हैं तो मैं एक ओपन स्टैक का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ओपन स्टैक क्लाउड का। जैसे हम लोग क्या करते हैं क्लाउड में, ओपन स्टैक में जो हमारे सर्विसेज रन होते हैं ना एक सिंगल नोड पे, बहुत सारे सर्विसेज कंपोनेंट्स उसके हैं, तो हम क्या करते हैं हर एक सर्विस के लिए एक वर्चुअल आईपी हमें चाहिए होता है। जैसे एक सर्विस न्यूट्रॉन सर्विस है वहां पे, ठीक है, फिर एक नोवा सर्विस है, फिर एक ग्लैंस सर्विस है, तो इन सारे सर्विसेज को अलग अलग आईपी पे हम क्या करते हैं बाइंड करते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, हर एक आईपी के लिए एक वर्चुअल आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। या तो हम मल्टीपल निक लगा दें, अगर 100 सर्विस चल रहे हैं तो 100 निक हम नहीं ले सकते ना, कॉस्ट भी इफेक्ट होगा, और आईपी हम क्या चाहते हैं हर एक सर्विस को डिफरेंट आईपी पे मैप करना, तो तब हमें वर्चुअल आईपीस की रिक्वायरमेंट होती है। उस सिनेरियो में भी आप क्या कर सकते हैं, इस वर्चुअल आईपी मेथड को यूज कर सकते हैं। एक मेथड सबसे अच्छा यूज केस जो ऐसे ही काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन व्हेन रनिंग इनसाइड वन सर्वर, देन यू वांट टू मैप every application with single IP, then you need the virtual IP concept. सर इसमें जो जितनी भी आईपी असाइन होगी सर्विसेज को, उनको कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही मिलेगी, जो कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर बैक एड्रेस सेम है, राइट? तो नीड नीड कैसी भी हो लेकिन उनको कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मिल जाएगी। मतलब कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मिल जाएगी, ये समझा नहीं मैं। मींस आपने जो इंस्टेंस टाइप, जब आपने इंस्टेंस बनाया था वो तो स्पीड सेम की ही बोल रहे हैं मिलेगी। क्या आप? हाँ कौन सी एप्लीकेशन को कितना स्पीड मिलेगा वो बोल रहे हैं क्या? सर, सबको सेम मेमोरी मिल जाएगी, सबको सेम, सब पे सेम बिल बनेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ETH 0 का बिलिंग सेम होगा चाहे आप इस पे 10 एप्लीकेशन रन कर दो, लेकिन 10 एप्लीकेशंस में ETH का लिमिट क्या है, सबको मिला के मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा, 1 Gbps। अब चाहे आप इसको एक एप्लीकेशन पे यूज कर लो, चाहे 10 में सिमिलर यूज कर लो आप साइमल्टेनियसली। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जो डिफरेंस आईपी एड्रेस है ना सर,